स्क्रीन शेयर हो जाएगा। यहां तक हमने किया है, ठीक हो गया, कैंडलिंग तक। फर्स्ट कैंडलिंग 7वें दिन पे की जाती है, सेकंड 18th डे पे की जाती है। ये आपने दोनों कैंडलिंग के याद रखने और डेफिनेशन भी। अभी हम चलते हैं किसके पास, पास्ट पेपर्स पोल्ट्री के देखते हैं। और यहाँ तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं उनको देखते हैं, सही। आई होप कि अभी आप कर लेंगे, इंशाल्लाह खुद ब खुद समझ आ जाएंगी चीजें। क्योंकि रिसेंटली 2023 में ही हुआ है, तो उनको देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन। रिस्पायरेशन ऑफ एन एम्ब्रियो स्टार्ट्स ऑन डैश डैश डे ऑफ ड्यूरिंग इंक्यूबेशन। सही हो गया। इंक्यूबेशन के कौन से डे पे रिस्पायरेशन होना शुरू हो जाती है, बताएं। कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है ये आपको पूरा, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी। रिस्पायरेशन कब करता है एम्ब्रियो? इंक्यूबेशन के दौरान, 3 डेज पे। वेरी गुड, 3 डेज। ये अभी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, जब भी आ जाए हार्ट बीट पूछी जाए तब भी आपकी क्या होगी, 3 डेज होगा। तो ये देखें 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज उसने ऑप्शन दिया हुआ है का, जो है ना, ये आपने याद रखना है। उसके बाद, जी जी ओके। नंबर 8 नंबर क्वेश्चन सेम पेपर में क्या था? मैग्नम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ। किसको सीक्रेट करता है, किसकी सिंथेसिस करवाता है? नंबर ए ऑप्शन है अल्ब्यूमिन, दूसरा ऑप्शन है योक, तीसरा ऑप्शन है शेल, एंड ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता है वाइट पोर्शन अल्ब्यूमिन, वेरी गुड। अल्ब्यूमिन को सीक्रेट करवाता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये दूसरा क्वेश्चन ए की टेबल से। ठीक हो गया। यह तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूम टेक्स प्लेस इन डैश डैश पार्ट ऑफ ओविडक्ट, तो ये हमने पढ़ा था वजाइना। ये अभी आपने क्वेश्चन मुझे बताना है। ये तो सॉरी, वजाइना कैसे, इनफंडिब्यूलम, सही हो गया, ये तो हमने ऑलरेडी उसमें पढ़ा था, रिप्रो वाले पोर्शन में। 10 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, जो काफी 2023 में बच्चों से गलत हुआ था। वेयर इज द मैक्सिमम स्टे ऑफ योक ड्यूरिंग एग फॉर्मेशन इन द ओविडक्ट? ठीक हो गया। योग की जो फॉर्मेशन हो रही है, एक की फॉर्मेशन हो रही है, वो कहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम लगता है? तो ये वो जो है ना, चारों पार्ट्स, एक इसमें मैग्नम उसने ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक हो गया। मैग्नम नहीं दिया है, बाकी 5 पार्ट्स या ये 4 दिए हैं, स्टमस, इन्फंडिबुलम, शेल ग्लैंड, वजाइना। काफियों को इस टाइम पता ही नहीं था कि शेल ग्लैंड किसे कहते हैं, सही हो गया। इसलिए मैंने आपको शुरू वाली क्लास में यूट्रस के साथ नाम बता दिया कि उसको शेल ग्लैंड कहा जाता है। काफियों ने इसका इस्तमस किया था, उसने कहा कि शेल ग्लैंड को ये ऐसा नाम दे दिया है। बाकी वजैना, इन्फंडिबुलम, इस्तमस को उन्होंने कंपेयर किया था और कहा था कि इन्फंडिबुलम में 15 मिनट लगते हैं, इस्तमस में 1 घंटे से ज्यादा लगता है, और वजैना में जो है ना, विद इन मिनट्स काम होता है। तो उन्होंने इस्तमस किया था, ठीक हो गया। बट आपने याद रखना है, यूट्रस को शेल ग्लैंड जो है ना कहा जाता है, और हमने पढ़ा था यहाँ पे लगते हैं 21 घंटे। कितने लगते हैं? 21 घंटे लगते हैं। तो एग फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा शेल ग्लैंड का हाथ होता है, सही हो गया। तो उसने देखो यहाँ पे यूट्रस नाम यूज ही नहीं किया, शेल ग्लैंड, वेरी गुड। तो ये आपका क्वेश्चन था, जो है ना पोल्ट्री में 3 4 क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए। तो ये आपने याद रखना है। एक 2018 में भी क्वेश्चन आ चुका है, वो एनिमल हस्बेंड्री का था, बट उसमें पोल्ट्री का एक क्वेश्चन आया था। आई होप कि आप वो कर लेंगे खुद। 97 नंबर क्वेश्चन। ड्यूरिंग इंक्यूबेशन टेस्टिंग ऑफ एग शुड बी डन एट। टेस्टिंग ऑफ एग का मतलब है कैंडलिंग, क्योंकि टेस्टिंग कैसे की जाती है? थ्रो कैंडलिंग की जाती है एग की। तो वो पूछ रहा है कौन से दिन पे की जाती है, 10th डे, 15 डे, 18वां डे, 21 डे। तो ये आप देखते हैं कौन ऑप्शन देता है, 18, 18, वेरी गुड, 18। अगर 7 ऑप्शन देता तो हम 7 की तरफ भी जाते, बट आप देखें 7 डेज मिसिंग है। तो आपने भूल के भी ये 10 डे नहीं करना है, 10 डे 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम हो गया, ठीक हो गया। ये फिक्स इनका टाइम है, जो है ना, 7 डेज इन 18 डेज। ये फिक्स टाइम होता है कैंडलिंग का इंक्यूबेशन के दौरान। तो आपने इनमें गलती नहीं करनी है कि भाई, अगर जो है ना 18 डेज जो है ना, वो शायद टेस्टिंग
लेट हो जाएगी, हम 10वें दिन पे करें पहले होती है। तो वो 7 डेज अगर होता तो हम कहते उसने 7 डेज दिया ही नहीं है। तो हमने मजबूरन 18th डे तो करना है, क्योंकि कैंडलिंग 18th डे पे भी की जाती है। तो ये कंसेप्ट आपने भूलना नहीं है, ये फिक्स टाइम है। फर्स्ट कैंडलिंग 7th डे पे, सेकंड कैंडलिंग 18th डे पे, ये फिक्स टाइम है और आपने भी फिक्स याद रखना है। सही हो गया। तो यहाँ पे फिक्स टाइम में से उसने 18th दिया हुआ है। सही है, 18th दिया हुआ है तो हम 18th की तरफ जाएंगे। आई होप कि क्लियर होंगे ये क्वेश्चन। कुछ हमने जो है ना आज पढ़े थे, तो वो पास्ट पेपर्स में जो आए थे उनको डिस्कस कर लिया। अभी 1 मिनट दीजिएगा तो हम ये ग्रामर उसके बाद शुरू करते हैं। अच्छा, आज जो कंपोजिशन में है हमारे पास टॉपिक वो है प्रेपोजिशन। ठीक हो गया, प्रेपोजिशन, उसको डिस्कस करते हैं आज। प्रेपोजिशन क्या होती है कि ये एक वर्ड होता है जो प्लेस किया जाता है नाउन और नाउन या नाउन के नजदीक इक्विवेलेंट बराबर में। इट इज द वर्ड दैट शोज द रिलेशन विथ इट एनी पार्ट ऑफ सेंटेंस इन द ड्रम। तो रिलेशनशिप क्या होता है उसको दिखाने के लिए प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। सही हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स की प्रेपोजिशन होती हैं। यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन से भी रिलेटेड आपको फायदा होगा। और जो है ना आपके एमसीक्यूज में तो प्रेपोजिशन आएगी, वहां से हम करते भी हैं, बट एक यहाँ पे एक कंपोजिशन में कुछ प्रोपोजिशंस दी हुई है, वो आपने याद रखनी। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था, पोंडर वर्ड याद होगा आपको। पोंडर के साथ हमेशा क्या आता है, ओवर प्रेपोजिशन हमने पढ़ी थी। सही है, वी हैव टू, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ी थी, वी हैव टू पॉन्डर डैश डैश द इशू ओवर द इशू। दूसरा क्या है यहाँ पे, प्रेपोजिशन फेथ। फेथ का मतलब होता है यकीन करना। ठीक हो गया। तो फेथ के साथ आपने हमेशा याद रखना है इन प्रेपोजिशन लगानी है। उर्दू में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है कि हमें खुदा ताला पर यकीन है। हम कहते हैं ना कि पर यकीन है, तो पर का हम वर्ड के लिए हम कहते हैं आन। ठीक हो गया, कि आई हैव फेथ ऑन गॉड, गलती भी नहीं करनी है। फेथ के साथ, बिलीव के साथ हमेशा हमेशा क्या प्रेपोजिशन आती है, इन प्रेपोजिशन आती है। ये गलती आप कम से कम नहीं करेंगे। फेथ एंड बिलीव, जिसका मतलब होता है यकीन, आई बिलीव इन गॉड। ठीक हो गया, मुझे खुदा पर भरोसा है। ऐसा नहीं कि आन आप इसके साथ, वो आपको आन देगा क्योंकि उसे पता है कि आप उसको सिंधी या उर्दू में ट्रांसलेट तो करेंगे, ये आपसे आदत जाएगी नहीं। तो जो है ना वो आपको ऑप्शन में देगा। बट आपने क्या करना है, एग्जैक्ट याद रखना है। फेथ जब भी आ गया, बिलीव जब भी आ गया, इनके साथ इन प्रेपोजिशन लगाई जाती है। आई हैव फेथ इन गॉड अलमाइटी। सही है। अक्यूज के साथ ये वर्ड जब भी दिख गया आप स्टेटमेंट में, अक्यूज, अक्यूज के साथ आपने याद रखना है हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगाई जाए। ये वहां पे सीक्वेंस में मेरे पीडीएफ में आएंगे, बट यहाँ पे जो है ना आ गई हैं तो बता देता हूँ। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, मतलब जो चोरी वगैरह हुई तो वो उस पर इल्जाम लगा गया, उसको दोषी करार दिया गया। तो अक्यूज के साथ आपने हमेशा याद रखना है
ऑफ प्रेपोजिशन लगाई जाती है। ये वेरी वेरी फिक्सेशन है जो आपने याद रखनी है, यहाँ पे भी ये वहां पे भी पढ़ेंगे, जो है ना, ब्लाइंड के साथ। ब्लाइंड आपने याद रखना है, ब्लाइंड अंधे को बोलते हैं ना। तो ब्लाइंड अगर कोई आई से है, अंधा है, आई से अगर कोई जो है ना एबनॉर्मल है, ब्लाइंड है, तो उसके साथ आपने हमेशा इन प्रेपोजिशन लगानी है। ये आपको बोलने में बहुत ही अजीब लगेगी, बट ये इसकी फिक्स प्रेपोजिशन है जो आपने गलती नहीं करनी है। आपको पेपर में वो ऑफ लगा कर देगा जो गलत होगी। ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, तो वो एक आंख से जो है ना वो अंधा है। तो कभी भी इसके साथ ऑफ नहीं आएगी। ही इज ब्लाइंड इन वन आई आप करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रेपोजिशन। ब्लाइंड के साथ जब वो आपको देगा ना, देखो यहाँ पे आई लिख के दिया है, तो आपको पता चल गया कि वो आई से अंधा है। तो उससे उस सेंस में आपने इसके साथ इन प्रेपोजिशन लगाना। इसका दूसरा भी यूज होता है, वो वहां पे पीडीएफ में पढ़ेंगे या इसके नीचे भी आएगा। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि कोई बंदा अगर आईज से एबनॉर्मल है, अंधा है, ब्लाइंड है, तो उसके साथ हमेशा इन प्रेपोजिशन लगाई जाएगी। उर्दू में ट्रांसलेट करने की कृपया कोशिश भी ना करें। सही है। ही इज ब्लाइंड इन वन आई, आपको दिख गया, आईज उसने दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो वो आई से अंधा है, तो उसके साथ आपने इन सोचनी है, ऑफ नहीं सोचनी है। पॉन्डर के साथ वो बता दिया ओवर होता है। ये कुछ ना सिंपल प्रेपोजिशंस हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी, बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। बट बेसिक बेसिक बता देता हूँ कि इन प्रेपोजिशन को कहाँ कहाँ पे एज अ टाइम के फॉर्म में कैसे यूज किया जाता है। जो महीनों के नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जितने भी मंथ हैं, इनके साथ हमेशा इन प्रेपोजिशन आती है। साल जो जितने भी हैं, 2015, 1990, जितने भी ईयर हैं, उनके साथ भी इन प्रेपोजिशन लगाई जाती है। तीसरा इसका यूजेज क्या है, सीजन्स। सीजन्स जितनी भी हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, जैसे भी जुमले में यूज होंगे, उनके साथ भी इन लगाई जाती है। सही हो गया। ये तीन चार इसके यूजेज आप याद रखें कि जो है ना, इन कहाँ कहाँ पे लगाई जाती है, मंथ, ईयर एंड सीजन्स। एट, जब भी कोई फिक्स टाइम होता है ना, ये याद रखें, जब भी फिक्स टाइम होता है उसके साथ हमेशा एट लगाई जाती है। पार्ट ऑफ द डे में जैसे नाइट का हम बोल रहा हूं कि एट नाइट होगा, इन नाइट नहीं होगा, एट नाइट, क्योंकि ये फिक्स टाइम है, नाइट के साथ हमेशा एट लगाई जाती है। सही हो गया। ये आपने याद रखना है। अगर फिक्स टाइम है, 8 o'clock, 9 o'clock, 11 o'clock, 10 o'clock, जुमले में ये फिक्स टाइम उसने दे दिया है, तो उसके साथ हमेशा एट प्रेपोजिशन लगाई जाती है। ये इसका इतना यूज नहीं है। आन भी देख लें, ये जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में नहीं आता है। डेज के जितने भी हफ्ते में जितने भी डेज हैं उनके नाम है, उनके साथ आन प्रेपोजिशन लगाई जाती है। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, जितने भी डेज के नाम है उनके साथ कभी भी इन नहीं लगाना है। सही है। इन रॉन्ग यूजेज है, ऑन प्रेपोजिशन लगाई जाती है। डेट्स जितनी भी हैं, 20 अगस्त, 19 अगस्त, 18 सितंबर, जितनी भी डेट्स हैं उनके साथ भी हमेशा ऑन प्रेपोजिशन लगाई जाती है। सही हो गया। ये आपने याद रखना है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट प्रेपोजिशन से। मेरिट के साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। उर्दू में हम ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि हमें आदत से मजबूर, कि असलम ने हिन्ना से शादी की। हमें आएगा ना कि भाई से आ रहा है तो हम विथ लगाएं, और जो ये से है ये आपकी मार्क्स कट करवाएगा। ठीक हो गया। ये आपने, मैं आपको बार बार ये इंश्योर करवा रहा हूं, ये आपने गलती नहीं करनी है। असलम मैरिड हिना, सिंपल, ये सेंटेंस करेक्ट है इंग्लिश में। इसके साथ कभी भी विथ प्रेपोजिशन नहीं आएगी। समझ गए, ये गलती नहीं करेंगे ना आप। उर्दू में ट्रांसलेट नहीं करना है। ये आपको देगा क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में आती हैं। ठीक है। अभी जुमला कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि असलम और हिना का आएगा, किसी का भी जुमला आ सकता है। आपने ये वर्ड याद रखना है, मेरिड। मेरिड के साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लगती है, विदाउट प्रेपोजिशन यूज होता है। असलम मेरिड हिना। ठीक हो गया। मेरिड विथ नहीं लगाएंगे, विथ जब भी लगाएंगे ये आपका ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेपोजिशन की मिस्टेक मानी जाएगी। लगती है, कब लगती है, ये आता है पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज आपने सुना होगा, और पैसिव वाइज। तो ये एक जो है ना, इसमें क्या कहते हैं, एक्सेप्शन है।
बट ये हम पढ़ेंगे पैसे वाइज, वहां पे बताऊंगा, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। पैसिव वाइज में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब ये कंडीशन होती है तब उसके साथ विथ नहीं लगाई जाती, जो आप उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं ना, से। उसने असलम से शादी की या उसने हिना से शादी की, तो फिर भी से के लिए विथ नहीं आएगा। फिर भी प्रेपोजिशन आती है तो टू आती है, वो भी इस केस में आती है जब बीच में हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ हो। अगर पैसे वाइज तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं, उससे पहले आपको हो कि भाई हमें अभी बता दो कि हम टू कब लगाएं, तो जब इस वर्ड से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, इज हो, आर हो, वाज हो, वर हो, हेज हो, हेड हो, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इससे पहले मेरेड वर्ड के पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है इससे पहले, तो फिर आप टू प्रेपोजिशन लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हिन्ना वाज मेरीड टू असलम। ठीक हो गया, फिर ये करेक्ट होगा। और जो है ना ये पैसिव वाइज होता है। नॉर्मल सेंटेंस जो सिंपल होता है, असलम मेरीड हिन्ना होगा, असलम मेरीड विथ हिन्ना गलत या रॉन्ग यूजेज होता है। समझ आ गया? उसके बाद ये फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। क्लियर है? ये अभी आप नहीं करेंगे ना, आदत से मजबूर नहीं होंगे ना उर्दू में ट्रांसलेशन में। अभी भी अगर किसी ने गलती की ना, तो फिर उस पे 5,000 का जुर्माना होगा। कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है, आप फिर गलती करके आते हैं कि सर हमसे भूल गया था, 3-3 दफा आपको रिपीट करवाए। चलो कुछ इडियम्स भी पढ़ते हैं। ये ऑल थम्स तक किया था। ये वाला इडियम आपने याद रखना है। टू स्मेल अ रेट या समथिंग फिशी, ये दोनों इडियम है, इन दोनों का मतलब सेम होता है। टू स्मेल अ रेट या समथिंग फिशी, इनका मतलब होता है टू बी सस्पेशियस। ठीक हो गया, मतलब जहां पे शक की गुंजाइश होती है। या आप इसको याद रखें, वो जैसे रेड लगाने जाते हैं, कौन सा होता है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ वाला मामला जो है ना, उसके लिए ये एडीएम यूज होता है, टू स्मेल अ रेट। ठीक हो गया, या समथिंग फिशी, यहाँ पे कुछ शक होता है या कोई गड़बड़ होती है, वहां पे ये एडीएम यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडियम बता रहा हूँ, वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट एडियम का क्या मतलब होता है? कॉस्टली बट यूजलेस। ये दोनों वर्ड आपने जहन में बिठाने। मोस्टली एसपीएससी आपको ये वर्ड देता है कॉस्टली, जो बहुत ही महंगा भी हो और उसके साथ साथ बेकार भी हो। हम जाते हैं ना कहीं, कोई चीज लेके आते हैं तो कोई जो वो होता है, कुछ दोस्त होते हैं, वो कहते हैं यार इसने अच्छी चीज क्यों ली, तो वो आपका दिल खराब करने के लिए बोलते हैं यार ये महंगी है या ये बेकार है, इससे अच्छी में आपको दिलवाता। तो वो क्या होता है, वाइट एलिफेंट उसके लिए यूज किया जाता है कि जो है ना कॉस्टली भी हो, महंगी भी हो, बट यूजलेस भी हो। सही हो गया, कॉस्टली बट यूजलेस, महंगी भी हो बट वो उतनी जो है ना उसकी क्वालिटी ना हो जैसे उसके जो है ना आपने पैसे दिए हैं। तो कॉस्टली बट यूजलेस, तो ये कॉस्टली वर्ड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर कॉस्टली के साथ उसने कोई और चीज भी डाली हुई है, कॉस्टली बट यूजफुल, कॉस्टली बट यूजलेस, तो ये यूजलेस भी आपने याद रखना है, ताकि आपका क्वेश्चन ना आंसर ना जा सके। तो वाइट एलिफेंट का क्या मतलब होता है? यहाँ पे एलिफेंट एनिमल की बात नहीं हो रही है, फिर भी आपने इनको जो है ना उर्दू में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। वाइट एलिफेंट का डायरेक्ट मतलब होता है जो चीज में, कोई भी चीज हो, महंगी हो और वो यूजलेस। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री ये भी इडियम है। इसका क्या मतलब होता है? एवरीवन। एवरीवन हम बोलते हैं ना कि जो है ना, एवरीवन प्लीज जो है ना, अटेंशन हम ऐसे बोलते हैं। ऑल एंड सन्ड्री भी हम उनकी जगह पे बोल सकते हैं। ऑल एंड सन्ड्री का भी क्या मतलब होता है? एवरीवन, हर एक। तो बेल द केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है ये वाला भी। एसपीएससी के अकॉर्डिंग ये भी अच्छा इडियम है, पेपरों में आता है। टू बेल द केट, तो बेल द केट का क्या मतलब होता है? टू टेक द लीड इन द डेंजर। जाहिर है अभी केट की जो है ना, मुंह जो है ना, सर पे बेल कौन पहनाएगा?
वो जो डेंजर को लीड करना चाहता हो, या जो है ना, जो खतरे को फेस करना चाहता हो, क्योंकि कैट एग्रेसिव होती हैं कुछ। तो आप जो है ना, उसके जो है ना हेड रीजन पे कूलर वगैरह भी आते हैं, या कोई रिंग वगैरह पहनाते हैं, या कोई बेल जो है ना पहनाते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। तो वो जो खतरे को लीड करते हैं, तो उनके लिए ये इडियम यूज होता है, टू बेल द केट। डेंजर वगैरह आपको ऑप्शन में जरूर मिल जाएगा, इसका मतलब अगर पूछा गया, टू बेल द केट। लास्ट इडियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पिल द बीन या लेट द केट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, ये दोनों इडियम है, इन दोनों का सेम मतलब। क्योंकि ये मैंने दोनों इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये अलग अलग लिखता आप फिर कंफ्यूज हो जाते, तो इस दोनों का अगर मतलब सेम है तो मैंने वो इडियम साथ ही बनाए। स्पिल द बीन आ जाए या लेट द केट, ये एसपीएससी में काफी दफा आया है। लेट द केट आउट ऑफ बैग, इन दोनों का क्या मतलब होता है? रिवील द सीक्रेट। कोई बंदा अगर आपको अपना सीक्रेट बताता है, तो आप जाके उस बंदे को बता देते हैं, रिवील कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? तो आपने केट को बैग से बाहर निकाल दिया, सही हो गया। तो मतलब सीक्रेट को आपने आउट कर दिया, लेट द केट आउट ऑफ द बैग। ठीक हो गया। यहाँ इसका और इडियम क्या है? स्पिल द बीन, इन दोनों का सेम मतलब होता है कि सीक्रेट को रिवील करना। सही हो गया। समझ आ गए? ये तीन चार इडियम आपने याद रखने हैं। टू स्मेल अ रेट, वाइट एलिफेंट, ऑल एंड सन्ड्री, टू बेल द केट एंड स्पिल द बीन, या लेट द केट आउट ऑफ बैग, टू रिवील द सीक्रेट। प्रेपोजिशंस, उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम्स करके क्लास खत्म करते हैं। ये हमने एक लास्ट क्लास में पढ़ा था, कंपैरिजन का, कंपेयर्ड विथ सिमिलर थिंग्स, कंपेयर्ड टू डिसिमिलर थिंग्स। जब चीजें सिमिलर हों वो जुमले में आपने देखना है, ये नहीं है कि ये जुमला आएगा, कोई भी जुमला आ जाए, मैंने आपको बताया, आपने देखना है कि दो चीजों में जिनमें कंपैरिजन हो रहा है, अगर वो चीजें आपस में सिमिलर हैं तो वो विथ लगाया जाता है, अगर वो डिसिमिलर हैं तो वो टू लगाया जाता है। जिसका एग्जांपल मैंने आपको ये दिया था, पोएट्स हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड डैश डैश स्टेज। अभी दुनिया अलग है, स्टेज अलग है, तो ये डिफरेंट चीजें हैं, तो इसके साथ टू लगाएंगे। सेम चीजें कौन सी हैं? ही वॉज कंपेयर्ड विथ हिज ब्रदर, मतलब अपने भाई के साथ उसको कंपैरिजन किया गया, तो ही भी बॉय है, कंपैरिजन ब्रदर भी बॉय है, और ये दोनों एक ही फैमिली से हैं, तो ये सिमिलर हैं, तो इसके लिए विथ लगाया जाता है। सही हो गया ये आपने ये। ना जो है 19वां नंबर प्रेपोजिशन क्या है? स्मॉल पॉक्स हैज बिन इरेडिकेटेड डैश डैश पाकिस्तान। इरेडिकेट का क्या मतलब होता है? रिमूव, खत्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना। ठीक हो गया। इरेडिकेट वर्ड भर भर के आता है प्रेपोजिशन में, आपने याद रखना है, इसके साथ हमेशा फ्रॉम प्रेपोजिशन लगाई जाती है। ठीक हो गया। जैसे रिंडर पेस्ट बीमारी हम मेडिसिन में पढ़ेंगे, रिंडर पेस्ट इज इरेडिकेट फ्रॉम पाकिस्तान। सही हो गया। तो इरेडिकेट जब भी वर्ड आता है, इसका मतलब होता है खत्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना, रिमूव हो जाना। इसके साथ हमेशा फ्रॉम प्रेपोजिशन लगाई जाती है, एग्जैक्ट याद रखनी है। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है? माय फ्रेंड्स फादर डाइड डैश डैश कैंसर। मेरे फ्रेंड का जो अब्बू है वो कैंसर से फोत हो गया। ठीक हो गया। तो डाई के साथ दो प्रेपोजिशन आपने याद रखनी है। अगर कोई बंदा डिजीज से मर जाता है, कैसे? डिजीज कोई भी हो, कैंसर हो, टाइफाइड हो, फीवर हो, या स्मॉल पॉक्स हो, कोई भी डिजीज एक्स वाई जेड कोई भी दे दे, अगर आपको लग जाता है ये डिजीज है, उससे उसकी मौत हुई है, तो हमेशा याद रखिएगा उसके साथ ऑफ प्रेपोजिशन आती है, कोई और नहीं आएगी। उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश भी ना करें। क्या आएगी? ऑफ प्रेपोजिशन आएगी, वो डिजीज आपको खुद देगा। डिजीज दे रहा है, क्लियर है, तो ऑफ लगानी है। दूसरा, अगर किसी बंदे की आपको जुमले में वो वाउंड का वर्ड देता है, ओवर ईटिंग का वर्ड देता है, या इंजरी का वर्ड, ये भी जैसे कैंसर लिखा है ना, या फीवर जैसे वेटनरी में 2025 में आया था, ही डाइड डैश डैश फीवर। फीवर तो डिजीज है, जाहिर है, बुखार भी एक डिजीज में जो है ना तस्लीम किया जाता है, सिम्टम है, तो ये डिजीज के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे आपको देगा कि ही, फार सब समझा देता हूँ, ही डाइड डैश डैश ओवर ईटिंग। सही होगा। ये आपको ओवर ईटिंग वर्ड खुद देगा कि वो ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने की वजह से मर गया।
तो ओवर ईटिंग आपको दिख गया, इंजरी आपको दिख गई, वाउंड आपको दिख गया। ये तीन वर्ड अगर जुमले में आते हैं तो फिर आपका प्रेपोजिशन आएगा फ्रॉम। क्या आएगा? फ्रॉम। ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग हम लिखेंगे। अब हम ऑफ नहीं लगाएंगे, सही हो गया। क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। तो ये डाई के साथ दो प्रेपोजिशन आपने याद रखनी है। एक तो अगर कोई बंदा डिजीज से मरता है तो उसके साथ तो हमेशा ऑफ लगाई जाएगी। अगर कोई बंदा वाउंड से, ओवर ईटिंग से या इंजरी से मरता है तो उसके साथ हमेशा फ्रॉम प्रेपोजिशन लगाई जाती है। ठीक हो गया? क्लियर होनी चाहिए। तो यहां तक करते हैं क्योंकि दो तीन वहां से भी ऑलरेडी की हुई है। फ्रेजल वर्ब, कॉल ऑफ हमने पढ़ा था। कॉल ऑफ एंड पुट ऑफ का मतलब बताया था। यहाँ कैंसिल एंड पोस्टपोन का मतलब समझाया था कि जो चीज कैंसिल हो जाती है वो दोबारा नहीं होती है। ये याद रखिएगा। हम बोलने में गलती करते हैं कि कोई इशू हो जाता है, प्रोटेस्ट हो जाता है ना यूनिवर्सिटीज में, तो हम कहते हैं पेपर कैंसिल हो गया। तो वो कैंसिल नहीं होता, वो पोस्टपोन हो जाता है। कैंसिल उसे कहते हैं जो दोबारा कंडक्ट ना हो, और पोस्टपोन उसे कहा जाता है जो दोबारा हो। तो वो किसी प्रोटेस्ट की वजह से पेपर पोस्टपोन होता है, फिर दोबारा किसी डेट पे लिया जाता है, तो वो पोस्टपोन होता है। तो हमेशा याद रखनी है, ये कॉल ऑफ का क्या मतलब होता है? कैंसिल होता है, बिल्कुल खत्म। ड्यू टू स्टॉर्म दे हैड टू कॉल ऑफ द आउटडोर कंसर्ट। जो कंसर्ट है बाहर उन्होंने अरेंज किया था, तो वो तूफान ज्यादा हो गया तो उनको कॉल ऑफ करना पड़ा। कॉल ऑफ का क्या मतलब है? कैंसिल। ये ज्यादातर रमीज राजा क्रिकेट की कमेंट्री में यूज करते हैं कि द मैच इज कॉल्ड ऑफ। ठीक हो गया? कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। तो वो जब बारिश हो जाती है तो वो क्या करते हैं? मैच को कैंसिल कर देते हैं। कॉल ऑफ। तो ये वेरी वेरी यूजफुल है फ्रेजल वर्ब, कॉल ऑफ। पुट ऑफ, पुट ऑफ का क्या मतलब है? पोस्टपोन। ठीक हो गया? पोस्टपोन होता है पुट ऑफ का। काल के साथ अगर फार लग गया तो इसका मतलब क्या होता है? काल के साथ अगर फार लग गया तो इसका क्या मतलब होता है? आस्क फार। ठीक हो गया? कॉल फार। या डिमांड। क्या? या डिमांड, ये मैंने एक दफा ग्रुप में भेजा भी था। कॉल फॉर। ठीक हो गया? तो जो है ना कि आप किसी से डिमांड कर रहे हैं या कोई किसी से डिमांड कर रहा है, कोई किसी से पूछ रहा है, उस सेंस में इसको यूज किया जाता है। जैसे एक डान के आर्टिकल की मैंने पिक्चर भेजी थी ग्रुप में कि पाकिस्तान इज कॉलिंग फॉर, जो है ना, इकोनॉमिक रेगुलेशंस, इस सेंस में कि पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो पाकिस्तान में सियासी हालात खराब हैं, तो पाकिस्तान क्या डिमांड चाहता है, क्या कहता है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो कॉल फॉर का क्या मतलब हो गया? डिमांड कर रहा है या कह रहा है या पूछ रहा है। ठीक हो गया? कॉल फॉर। उसके लिए कॉल अप का क्या मतलब होता है? तो कॉल ऑन फोन, फोन पे जो हम कॉल करते हैं, या टू रिमेम्बर, क्या, या याददाश्त वगैरह को, जो मेमोरीज वगैरह होते हैं उनके लिए भी कॉल अप यूज किया जाता है, बट मोस्टली मेमोरीज के लिए, रिमेम्बरेंस के लिए यूज किया जाता है। आई एम ट्राइंग टू कॉल अप मेमोरीज ऑफ पास्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब होता है लाउड वॉइस। ठीक हो गया? ये आपने याद रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉल आउट, कॉल आउट का क्या मतलब है? लाउड वॉइस। द टीचर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। कभी कभी होता है ना, टीचर क्लास में आके बच्चों के नाम लेते हैं और हमें शाय फील होता है कि यार क्लास के सामने हमारा उसने नाम ले लिया, तो वो तेज आवाज में जो है ना उन स्टूडेंट्स का नाम लेता है, तो वो क्या होता है? कॉल आउट करता है। द टीचर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक हो गया? कॉल आउट का क्या मतलब है? लाउड, लाउड वॉइस। काल वाले खत्म कर दें। काल इन का मतलब क्या होता है? काल इन का मतलब होता है मदद के लिए किसी को बुलाना, हेल्प। काल इन। ठीक हो गया? मदद के लिए। अली कॉल इन द पुलिस। ठीक है? अली कॉल्ड इन पुलिस, मतलब अली ने पुलिस को मदद के लिए बुलाया, इस सेंस में कॉल इन। कॉल ऑन का क्या मतलब होता है? विजिट समवन, किसी बंदे को, किसी पर्सन को विजिट करना। ठीक है? कॉल एट का मतलब क्या होता है? विजिट समथिंग, किसी जगह को विजिट करना, किसी जगह पे जो है ना जाना, थिंग्स वगैरह को विजिट करने के लिए कॉल एट लगाया जाता है। अगर पर्सन्स का सेंस है तो उसके लिए कॉल ऑन लगाया जाता है, और ये एग्जैक्ट 2025 में आया था कॉल ऑन का मतलब।
कालान का क्या मतलब होता है, विजिट समवन। और कालेट का क्या मतलब होता है, विजिट समथिंग। ठीक है, तो यहां तक काल तक आज कंप्लीट करते हैं जो है ना। फिर रिवाइज करवा रहा हूँ। काल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन। काल फार का मतलब होता है डिमांड। और जो है ना, काल आउट का मतलब होता है लाउड वॉइस। और काल इन का मतलब होता है हेल्प। और काल ऑन का मतलब होता है विजिट समवन। और काल एट का मतलब होता है विजिट समथिंग। सही हो गया। ये आपने चीजें फ्रेजल वर्ब से याद रखनी है। जीस्ट हमने किया था, एंथुजियाज्म। और कौन सा इंपॉर्टेंट है यहां से। वेलर का क्या मतलब होता है, वेलर। वेलर का मतलब होता है हीरोइज्म, जो एक्टिंग करता है हीरो की। ठीक हो गया। यहाँ जो थोड़ा सा बहादुर टाइप में, जाहिर है हीरो जो होता है आपको पता है मूवीज में वो बहादुर ही होता है, तो उस सेंस में यूज किया जाता है। वेलर उससे कहा जाता है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, वेरी। वेरी क्या होता है, जो वेरी केयरफुल हो। इस सेंस में समझिए, केयरफुल हो, सोच समझ के पैसे खर्च करे। ये वही बात आ गई। मतलब जो है ना, इकोनॉमी के मामले में या पैसों के मामलों में जो बहुत ही ध्यान से चलता हो, बहुत ही जो है ना, छोटी छोटी चीजों की भी वो ख्याल रखता हो, केयरफुल हो, तो उसके लिए जो है ना यूज किया जाए। ये सिनोनिम्स कर रहे हैं तो इसके लिए यूज होता है प्रूडेंट। प्रूडेंट का भी मतलब होता है जो वेरी केयरफुल होता है, छोटी छोटी चीजों के लिए भी ये केयरफुल होते हैं। काफी बंदे होते हैं ऐसे जो छोटी छोटी चीजों के लिए भी वेरी केयरफुल होते हैं, तो उन्हें प्रूडेंट कहा जाता है या जो है ना वेरी कहा जाता है। वेन का क्या मतलब होता है, ये भी सिनोनिम है। वेन का मतलब होता है डिक्रीज होना या डिक्लाइन होना। ठीक होगा। कोई चीज कम हो रही है, डिक्लाइन हो रहा है किस चीज का, तो उसे वेन कहा जाता है या डिक्लाइन। तो ये भी आपको एग्जैक्ट वर्ड मिलेंगे जो है ना जब पेपर में आएंगे। सही हो गया। वेलर, हीरोइज्म, वेरी, प्रूडेंट या वेरी केयरफुल। वेन का मतलब होता है डिक्लाइन। ये आपने याद रखना है। दो तीन है ये, एंटोनिम्स भी करते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं। यहां तक किया था निपोलस तक। माइट, ये भी आपके पेपर में आ चुका है एसपीएससी में काफी दफा। माइट, माइट का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट। क्या मतलब होता है, स्मॉल अमाउंट, छोटी मिकदार, स्मॉल क्वांटिटी। इस सेंस में। सही हो गया। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, होल होगा। होल का क्या मतलब होता है, सब कुछ, सब कुछ समूरा। सही हो गया। तो माइट आपने याद रखना है, इसका एंटोनिम ही पूछा जाएगा। एंटोनिम एसपीएससी के अकॉर्डिंग होल। टेसिट, टेसिट का क्या मतलब होता है, साइलेंट। क्या होता है, टेसिट का मतलब होता है साइलेंट। ठीक हो गया, खामोश, टेसिट। तो इसका एंटोनिम पूछा है, इसका एंटोनिम होगा क्या यहाँ पे, डिक्टेटेड। डिक्टेटेड क्या होता है, जो है ना बोलना या बात वगैरह करना या शुरू करना कोई चीज वर्बली बोलना। ठीक हो गया। टेसिट का कभी आ जाए एंटोनिम तो डिक्टेटेड। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। डोलफुल, एंटोनियम में डोलफुल बोला जाता है सेड को। जो सेड हो, मोर्नफुल, शदीद गम में हो, उसके लिए ये यूज किया जाता है डोलफुल। तो एंटोनियम पूछा है, एंटोनियम क्या है, विवाशियस। ये भी आपके पेपर में एसपीएससी में आ चुका है काफी दफा, डोलफुल। डोलफुल का क्या एंटोनियम बनता है, विवेशियस। विवेशियस का कौन होता है, जिंदा दिल इंसान, जो बहुत ही खुश मिजाज हो। ठीक है, जिंदा दिल इंसान बहुत ही खुश मिजाज हो, उसके लिए ये विवाशियस यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये गमगीन है, सैड है, यहाँ पे खुश है, जिंदा दिल है, विवाशियस। तो डॉल्फुल का जब भी एंटोनिम आ जाए तो ये वर्ड आपने ऑप्शन में जरूर देखना है, विवाशियस, क्योंकि ये आपका होगा कॉपी एंड पेस्ट। लास्ट हम एंटोनिम करते हैं पार्सिमोनी। पार्सिमोनी भी कहते हैं कंजूस लोग। कंजूस से रिलेटेड काफी वर्ड है, क्योंकि कंजूस अच्छी चीज नहीं है। पार्सिमोनी क्या है, कंजूस लोग जो बिल्कुल बहुत ही जो है ना, वही बात पैसों के मामले में बहुत ही जो है ना सख्त होते हैं, तो उन्हें पार्सिमोनी कहा जाता है। इनका एंटोनिम क्या है, जेनरोसिटी, जो सखी दिल इंसान होते हैं, आपके टीचर की तरह, अली रजा की तरह, सखी दिल। सही हो गया।
जेनरोसिटी उससे कहा जाता है, या जेनरोसिटी आपने सुना भी होगा। तो पार्सिमोनी, कंजूस, इस सेंस में समझें ताकि आपको याद हो जाए। पार्सिमोनी का अगर एंटोनियम पूछा जाए तो जेनरोसिटी। सही हो गया, ये आपने ही याद रखना है। तो यहां तक ये एंटोनियम्स करते हैं जो आपने करने हैं। ये तीनों आ चुके हैं, डोलफुल भी एसपीएससी में आ चुका है, पार्सिमोनी भी आ चुका है। ये आपको आज देखूंगा, ग्रुप में भेजूंगा, डिफरेंट वन पेपर में आए हैं। टेस्टेड भी आई थिंक आ चुका है, ये माइट भी आ चुका है। तो ये आपके वीओ में कभी भी कॉपी पेस्ट हो सकते हैं। कृपया आप